हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना जी। ही इज़ एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और इनको गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो हम समझते हैं गोकास्ट क्या है और हाउ डिड ही बिकम गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया। नमस्ते सर। जी नमस्कार, हरे कृष्णा। सो आपका परिचय सर। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, मैं वैज्ञानिक हूँ। हाँ। और गोकास्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। और पूरे देश में एक गोकास्ट की चेतना जगाना चाहता हूँ। इसी प्रयास में लगा हूँ। तो वैज्ञानिक, आप साइंटिस्ट हैं, तो किस में आप साइंटिस्ट इज बेसिकली आप पीएचडी भी होंगे डॉक्टर? यस, मैं तो आप किस में, आपके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, मेरी एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है। एनवायरमेंटल साइंस। और फिर मैंने पीएचडी करी हुई है। ओके, वो भी एनवायरमेंटल साइंस में ही पीएचडी है सर? हाँ, लिम्नोलॉजी, वाटर पॉल्यूशन के ऊपर है, फ्रेश वाटर स्टडी। फ्रेश वाटर स्टडी। और मेरे डिफरेंट टॉपिक पे मेरे इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हैं। ओके। एनवायरमेंट से संबंधित। ओके। और इस समय मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हूँ। ओह, गुड सर। यस। और एनवायरमेंट से संबंधित डिफरेंट टाइप के जो काम होते हैं उसको मैं देश, समाज और पर्यावरण के हित में कर रहा हूँ। आज के दिन में एनवायरमेंटल के बारे में बहुत कम लोगों को समझ है कि हमसे एनवायरनमेंट कितनी ख़राब होती है, हाउ वी कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। ऐसी एक सोच भी लोगों के अंदर नहीं है, वो ज्ञान ही बहुत कम है आज के जनता में। आप अगर देखेंगे सामाजिक तौर पर, तो प्लास्टिक से जो पोल्यूशन होती है या किसी से भी पोल्यूशन होती है, लोगों में वो चेतना ही नहीं है कि हम पर्यावरण को कैसे कलुषित कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी। पर्यावरण हम किताबों में पढ़ते हैं, हम ये समझते हैं कि वायु में प्रदूषण हो गया, वाटर में पॉल्यूशन हो गया, हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ा कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलके बना है। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलके बना है। हाँ जी। उन पंचतत्व को जो मैं बोलता हूँ भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। ये पंचतत्व भी तो हमारे अंदर हैं। और ये पंचतत्व से मिलकर ही पर्यावरण बना है। सुपर सर। अगर हम अपने आप को साथ लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को साथ लेंगे, अपने विचारों को साथ लेंगे, तो हम पर्यावरण को प्रदूषण होने से जरूर रोक पाएंगे। सोच बदलना पड़ेगी, तभी पर्यावरण बदलेगा। और ये जो समझ है कि हम इन पंच धातुओं से बने हैं, तो हमें भी ये इन पंच धातुओं को क्लीन रखना पड़ेगा। ऐसी एक विचारधारा सारे जनता के अंदर जागृत होना ज़रूरी है। मेरा मानना है हर व्यक्ति पर्यावरण के नियमों के अंतर्गत बना हुआ है। पूरी सृष्टि एक सिस्टम में चल रही है पर्यावरण के। उस सिस्टम को यदि कोई तोड़ेगा तो वो डिस्टर्ब होगा। एनवायरमेंट क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपने जैसे प्लास्टिक की बात करी, अकेली प्लास्टिक नहीं है, इसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट भी है। आजकल आप सुनते हो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट भी है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट भी है। कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण के अंदर मेन मेड है, एनवायरमेंट लेके नहीं आया है। मेरा ये मानना है आप और हम में से ही कुछ लोग इन चीजों को डेवलप करके लेके आए। हाँ जी। और उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको। व्यक्ति सुविधा भोगी हो गया है। कपड़े के थैले लेके तो हम पहले भी जाया करते थे। मेरे को याद है, मैं अपने पापा जी के साथ जाता था मार्केट, तो मैं कपड़े का थैला लेके जाता था। वेरी नाइस। कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ है, 2 दशक के पहले की बात है ये, 20-25 साल। यस राइट। लेकिन आज क्या हो गया है, बस खाली हाथ गए, वहां से लौटे, भैया दे देना, सब्जी दे देना, पॉलिथीन में लेके आ गए। लेकिन आप सोचिए, ये प्लास्टिक बैग जो सालों साल जमीन में पड़े रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते, कभी बायोडिग्रेडेबल होता ही नहीं है ये। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। पर्यावरण आज देश के अंदर एसयूपी बैन है, करना पड़ा ना। हमको ये चीजें लाना पड़ी ना। हाँ। तो हमारा ये मानना है व्यक्ति की सोच और व्यक्ति के व्यवहार में
और जो एक इजी गोइंग लाइफ, हर चीज में इजी गोइंग लाइफ, उससे थोड़ा बचना पड़ेगा, तभी पर्यावरण को सुधार पाएंगे। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे चेतना मनुष्य के अंदर जागृत होना ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। सर मैं आपसे एक थोड़ा सा पीछे हटकर पूछता हूँ, ये जो आपको पर्यावरण के बारे में ये जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर आई है, चेतना कि हम पर्यावरण से ही हम बने हैं, और ये जो एनवायरमेंटल का आपका विचारधाराएं बने हैं, ये क्या मैं जान सकता हूँ ये किस उम्र में आपके अंदर आए? हाउ डिड यू एवॉल्व, कैसे, हाउ डिड यू एवॉल्व टू बी एन एनवायरमेंटलिस्ट टुडे? देखिए, मैं साइंटिस्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग हटके हूँ थोड़ा सा। मैं वो साइंटिस्ट हूँ जो, मैं आज की लेटेस्ट बुक भी पढ़ता हूँ, वो वेद पुराण उपनिषद भी पढ़ता हूँ। ओके। मैं गरुड़ पुराण भी पढ़ता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग हटके हूँ। हमको एक चीज समझना पड़ेगी, हम अपनी चीजों को भूल गए। जो चीजें हमारे शिक्षा पद्धति में पहले थी, आज दूसरे देश संस्कृत पढ़ के, उन वेद पुराण उपनिषद को पढ़ के हम ही को ज्ञान दे रहे हैं, पेटेंट करवा के हम ही से बोल रहे हैं। तो क्यों ना हम ही पढ़ लें भैया, हैं? हम आने वाली जनरेशन को बता दें कि भाई ये पढ़ो, इनको पढ़ना पड़ेगा। हर चीज का सॉल्यूशन वेद पुराण उपनिषद गीता में है। कहते हैं ना गीता। यस वेरी मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, एक बार गीता पढ़ लीजिए आप पढ़ के तो देखिए। जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको नई नई चीजें उसके अंदर मिलती जाएंगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे। मेरा जन्म, मैं आपको बताऊं कि आपने मुझसे पूछा कि कैसे हुआ। मेरा ये मानना है, एक जन्म से हम जब दूसरे जन्म में जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत सोच है। मैं पिछले जन्म में क्या था मुझे याद नहीं, उसके पिछले जन्म में क्या था मुझे याद नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि एक चीज ऐसी होती है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर होती है, वो आध्यात्मिक लेवल। सुपर। ए लेवल अध्यात्म का, बी लेवल अध्यात्म का, सी लेवल अध्यात्म का, डी। यदि मैं इस जन्म में सी लेवल तक आ गया हूं, तो अगले जन्म में ए बी सी तो मुझे रिकॉल होंगे, सुपर, डी पे जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा बताया आपने, भगवत गीता भी यही कहती है। आप समझे मेरी बात? हाँ। तो मेरा जो जन्म हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक रात के 12 बजे हुआ है नक्षत्र में। और मेरा जन्म पत्री का नाम, शायद मैं आपके सामने कैमरे पे पहली बार बता रहा हूँ, मेरा नाम है बिपिन बिहारी नाम, मेरा जन्म पत्री का नाम है। और वैसे मुझे योगेंद्र सक्सेना मेरे दादाजी ने नाम रखा था, मतलब ये भी भगवान कृष्ण के ऊपर है, योगेश्वर भगवान कृष्ण। यस। मेरे जन्म का वही सिस्टम है। मैंने जन्म लिया ग्वालियर में, आ गया भोपाल में, सर्विस लग गई दिल्ली में, मतलब वही सिस्टम है। लेकिन एक चीज मेरे को मिस हो रही थी। मैं अपनी मम्मी से भी बोलता था, सबसे बोलता था, एक चीज मिस हो रही है। गौशालाओं में तो जाया करता था मैं, लेकिन मैंने कहा अंदर से एक उत्साह नहीं था मेरे अंदर। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, एक जुझारूपन नहीं। मैंने कहा एक चीज मिस हो रही है, गौ सेवा। ओके। तो मैं आपको बताऊं, मेरे जब पिताजी का देहावसान हुआ, बस उस दिन से मेरे को गौ सेवा ऐसी लगी है, शायद ईश्वर के द्वारा मेरे अंदर ऐसी चेतना डाली गई है कि अब मैं, जितना मेरे पे जीवन है, मैं गाय के गोबर और गोबर से बने उत्पादों और गोबर से बने हुई गोकाश के लिए अंतिम सांस तक काम करूंगा। वाह। फिर मेरे को समझ में आया कि आने वाली जनरेशन को, देखिए मैं थोड़ा सा, चूंकि साइंटिस्ट भी हूं ना, लिखा सब है, पढ़ता सब हूं, लेकिन मैंने कहा अब इसको मुझे साइंटिफिक तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके लोग कन्विंस होंगे। तभी देखिए आने वाली जो जनरेशन है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, हम उनसे बोले कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो थोड़ा सा हमको उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है साइंटिस्ट तो मुझसे भी ज्यादा है, और भी बहुत सारे देश में होंगे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। मैं तो अभी बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, सीख रहा हूं मैं तो। लेकिन मैं ये जानता हूं कि यदि मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा और मैंने बोला कि ये करना है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब मैं उनको बोलूंगा कि देखिए मैंने साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर दिया है, तो लोगों को समझ में आएगा। यस, डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। आजकल के युवा भी क्या है, हर चीज़ को एक रेशनल तरीके से समझना चाहते हैं
कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना चाहते हैं, तो आपका जो ये काम है बहुत एटलीस्ट इंटेलिजेंट लोगों के लिए और युवा के लिए, देश की प्रगति के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये बताया कि आपका पिताजी के देहांत के बाद आपको ये कॉन्शियस आई और आपने शपथ लिया कि मैं करूँगा। सिर्फ एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, जब आपकी पिताजी की देहांत हुई तो उनकी अंतिम संस्कार में आपने गोकास्ट इस्तेमाल किया? मैंने पापा जी के अंतिम संस्कार में गोकास्ट इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने कहा तो वही आपकी जिंदगी की पहले बार गोकास्ट इस्तेमाल? मेरा टर्निंग पॉइंट है। बस मैं भोपाल आया और मैंने सोचा यार इसको पूरे देश में फैलाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए और इसको ऐसे नहीं फैलेगा ये, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छे काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। यस। जब मैं शमशान घाट में बैठने लगा तो बहुत सारे लोग, इवन मेरे घर के भी लोग बोलते थे, मुझे घर में बबलू भी बोलते थे, बबलू को क्या हो गया ये, जब फोन लगाओ शमशान घाट बैठा हुआ है, क्या हो गया इसको। हाँ, उस समय मैं गौशाला में भी रहता था तो गौशाला के लिए कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन शमशान घाट क्यों बैठता है। तो मेरे को बहुत सारे अच्छे लोग मिले वहाँ पे, और वहाँ के जो शमशान घाट के सभी लोग हैं उसमें श्री नामदेव जी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैंने सोचा मैं शमशान घाट जाऊँ तो जाऊँ कैसे, किसी को जानते ही नहीं। तो एक नामदेव जी हमारे हैं, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है भोपाल की। ओके। वो गरीबों का अंतिम संस्कार फ्री में करते हैं। वाह, बहुत अच्छी सेवा है। कहीं से फोन नंबर लगाया, मैंने उनको बोला और मैंने अपना कंसेप्ट बताया, इस तरीके से ये काम करना है। वो तुरंत मुझे लेके गए, फिर हम बड़ा शमशान घाट पे मिले। वहाँ पे हम कई लोगों से मिला मैं। वहाँ पे अजय दुबे जी, अरुण चौधरी जी, नामदेव जी मेरे साथ थे, प्रमोद चुग जी, और भी कई लोग थे मेरे साथ। फिर ये एक धीरे 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 एक कारवा आगे बढ़ता चला गया। फिर रामकली गौशाला से हमने गोकास्ट बनाना चालू करे। पब्लिक को ऐसा लगा कि हम क्यों करवाएं, तो हम, मुझे आज भी याद है, छोला शमशान घाट पे और उसके पहले सुभाष नगर पे हमने अपने हाथों से चिताएं जमाई। और जब अंतिम संस्कार की बात आई तो एकदम मुझे दिल्ली से कॉल आ गया कि तुम्हें दिल्ली आना है। तो फ्लाइट से एकदम उड़ के मैं दिल्ली गया। लेकिन हमारे एक चुग साहब हैं, प्रमोद चुग जी, उनको मैंने बोला कि मुझे अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ रहा है, आप जब पहली बॉडी जब जले तो मुझे कॉल करना। मुझे आज भी याद है, मैं एयरपोर्ट पर उतर के बस मैं बाहर निकल रहा था, फिर उनको फोन आ गया। मैंने उसी समय जूते वूते सब उतार दिए। मैंने सिर्फ राधे श्याम से एक चीज बोली कि उस युग में भी गौ माता का संरक्षण, जो कुछ भी हुआ था सबसे ज्यादा अच्छा उसी समय हुआ था, वो भगवान आपने किया था। ये कलयुग चल रहा है, ये बॉडी बहुत अच्छी तरह जलना चाहिए। ओके। ये जल गई तो फिर तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने प्रार्थना करी, थोड़ी देर बाद वो बहुत अच्छी तरह अंतिम संस्कार हुआ। फिर हम नहीं रुके, फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। वेरी नाइस। फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि अंतिम संस्कार चालू हो गए, सब कुछ हो गया। फिर मेरे को ये समझ में आया कि अगर हम बोलेंगे कि नहीं भाई गाय का गोबर है, आप ये करो ये करो, लोगों के समझ में नहीं आएगी। फिर मैं एक दिन ऐसे ही शमशान घाट पे बैठा था, तो लकड़ी से भी एक अंतिम संस्कार हो रहा था और गोकास्ट से भी हो रहा था। तो मैंने ये देखा कि लकड़ी में ऐश कम निकल रही है, गोकास्ट में ज्यादा। क्यों हुआ? फिर दूसरे दिन गया मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा नहीं, अब इस पे रिसर्च करना पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि हम कंडे जलाते चले आ रहे हैं तो हमें बस ये करना है, नहीं, कुछ साइंटिफिक सोच हमको डेवलप करना पड़ेगी। फिर कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर हमने पहले एक बॉयलर है, उसके अंदर हमने पहले गोकास्ट जलाई और बिफोर एपीसीडी मीन्स एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, पहले हमने उसका एक्चुअल इमिशन चेक किया, चाहे उसमें पीएम हो, सॉक्स हो, नॉक्स हो, सारी चीजें। देन फिर हमने उसके बाद में लकड़ी को जलाया।
और फिर उसका भी इमिशन चेक किया। सरप्राइज, जब डाटा आया मैं सरप्राइज। रिजल्ट क्या था सर? सबसे बड़ी बात, पीएम का लेवल 43% डाउन हो गया था। ओके। मैंने कहा गजब हो गया ये तो, क्योंकि आज आप जो एक्यूआई की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर हो गया, मॉडरेट हो गया, पुअर हो गया, ये आप सुनते हैं ना। यस। उसमें जनरली इम्पैक्ट पैरामीटर PM10 ही होता है, जनरली बता रहा हूं। यस। जब वो पीएम लेवल डाउन हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या हुआ? ओवरऑल 35% एयर पोल्यूशन कम हो गया उसमें। सुपर। हाँ, अरे बस मैंने कहा चलो, मतलब दो जगह फायदा हो रहा है, लकड़ी भी बच रही है, पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रही है। पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज और भी आई। देखिए, आज आप कहीं पर भी जाइए, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे आप बात करिए तो वो रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। हाँ जी। तो गौशालाओं की एक गाइडलाइन बन रही थी कि गोबर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ओके। तो उसके अंदर डाला गया कि गौशालाओं के अंदर गोबर का मैनेजमेंट, कंपोस्ट बना लीजिए, बर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, मीथेन बना लीजिए, समझ गए ना, मीथेन बना लीजिए। हाँ जी। मीथेन को प्यूरिफाई कर लीजिए, जो बायोगैस प्लांट लगते हैं उससे मीथेन बनती है, मीथेन को प्यूरिफाई कर लीजिए, बायो सीएनजी बना लीजिए। उसी में जोड़ा गया कि काउडंग लॉक्स बना लीजिए, गोकास्ट बना लीजिए। वंडरफुल। तो आपका फाइनली उसमें जुड़ने से क्या हुआ कि अब हिंदुस्तान की सारी गौशालाएं गोकास्ट बना सकती हैं। वेरी मैं नाइस। आपको आज बता रहा हूं, किसी भी गौशाला को दूध से इतनी इनकम नहीं होती है जितनी की गोकास्ट से होती है। वेरी नाइस। समझे मेरी बात? अंतिम संस्कार के लिए मैं आपको जो अभी एक थोड़े समय पहले, मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा मैं। अंतिम संस्कार में साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो गया, भारत सरकार सरकारी गाइडलाइन के अंदर आ गया, सब कुछ हो गया, CPCB की गाइडलाइन में आ गया। लेकिन देखिए, हर जगह डंडा नहीं चलता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, शमशान घाट और ये चीजें, जहां पे ये सब चीजें नहीं चलती हैं, आस्था चलती है। आस्था चलती है। आज वहां पे इलेक्ट्रिक का भी है, लकड़ी की भी व्यवस्था है, और गोकास्ट की भी है। पब्लिक को डिसाइड करना है कि हमको क्या यूज करना है। आप अभी बताइए, एक आम व्यक्ति की तरह मैं पूछ रहा हूँ कि अनादिकाल से हम गोबर से जलाते आए और ये रिवाज भी थी, और धर्म भी यही कहता है कि सब गाय की चीज़ों से, गोबर से और घी से ही, क्योंकि वो भी एक हवन है। अंतिम संस्कार एक मनुष्य का षोडश संस्कारों का सबसे आखिरी संस्कार, और वो भी एक हवन ही है, और शिव सन्निधान है शमशान। तो आपके हिसाब से लोगों के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आस्था और सेंटिमेंट के हिसाब से, अगर यदि आप किसी को बोलोगे कि गो कास्ट से जलाना चाहिए, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या है आज की दुनिया में? देखिए, हम बोलेंगे गोकास्ट से जलाना चाहिए, शायद उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने तरीका हमारा दूसरा था। हाँ। हमने ये बोला कि जब अंतिम समय आता है तो जनरली जो हिंदू फैमिली होती है उसमें बोला जाता है, भाई अंतिम समय आ गया है, एक काम करो, इनको गोदान करवा दो। बोला जाता है गोदान कराने का। हाँ, बोला जाता है। हर व्यक्ति की हैसियत नहीं होती कि एक गाय को खरीद सके, तो वो बोलते हैं भाई एक काम करो, 11 रुपए ले लो, तो किसी गौशाला में दान कर दो। तो हमने ये बोला कि जब आप घर से एक हांडी के अंदर कंडों में आग लेके आते हैं, जब शव चलता है तो हाँ जी, घर से ही आती है। घर से आती है। मैंने कहा उस कंडों में भी गाय का गोबर है। हाँ जी। और जब आपने व्यक्ति के मेरे शरीर को जब आपने लिटाया तो उसके पहले गाय के गोबर से ही लीपा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि लकड़ी की जगह यदि गाय के गोबर की लकड़ी गोकास्ट होगी तो उत्तम गति प्राप्त होगी, क्योंकि गरुड़ पुराण में बोला है कि वैतरणी नदी को, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गरुड़ पुराण बोला कि वैतरणी नदी को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गोमाता ही पार कराती है। 100% सच है। तो पब्लिक के समझ में आया। अब जैसे कोविड आ गया, लकड़ी कम पड़ गई,
हम आपको बताएं, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं तो मैं रेफरेंस भोपाल का ही दूंगा। हमारे वहाँ पे ममतेश शर्मा जी, वहाँ के मेन सारी बॉडियां जो शमशान घाट पे आ रही थी, ममतेश शर्मा जी हैं, दुबे जी हैं, हमारे चौधरी जी हैं, अरुण चौधरी जी, मैं, हम लोग वहीं बैठा करते थे। यस। जब लकड़ी भी कम पड़ती थी तो हमने गोकाश का भी उपयोग किया। मतलब आप समझ रहे हैं? यस। लेकिन मैं कोरोना का जिक्र मैंने इसलिए किया है, कोरोना के समय लोगों को ये समझ में आया, मेन मारामारी किस चीज की थी? ऑक्सीजन। ट्रेन से ऑक्सीजन एक शहर सिटी से दूसरी सिटी जा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन चाहिए, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मारामारी थी। यस। कोरोना ने बता दिया हर इंसान को इन पेड़ों की कीमत क्या है। वेरी नाइस, वेरी वेल आप सेड। अपनी सुविधा के लिए, मेरे घर में धूप नहीं आ रही, मैं पेड़ काट दूं, मुझे मकान बनाना है, मैं पेड़ काट दूं। पेड़ किसी इंडस्ट्री में नहीं बनते हैं, एनवायरनमेंट ही बनाती है। देखिए, पेड़ किसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं उगाए जा सकते। आप कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पेड़ों को बड़ा होने में 40 से 50 साल लग जाते हैं। 100%। एक झटके में काट देते हैं। उसके बाद तो बूम आ गया, अरे भैया पेड़ों से नहीं करेंगे हम अंतिम संस्कार, हम गोकाश से अंतिम संस्कार करेंगे। वेरी नाइस। तो ये देखिए, मेरे तो मानना है पर्यावरण, देश, समय, काल व्यक्ति को ठोकर दे के भी समझा देता है। सुपर्ब। तो लोगों के अंदर नेचुरली ये चेतना आई है। और आज के दिन में आप कितने गौशाला को सपोर्ट करते हैं सर? गिनती तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि एक दो हो तो बता दूं, बट मैक्सिमम गौशाला गोकास्ट बना रही है। बहुत सारी गौशाला है, मतलब बहुत सारी। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर गौशाला को गोकास्ट बनाना चाहिए। गोकास्ट का उपयोग देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ अंतिम संस्कार में नहीं है, गोकास्ट का उपयोग हवन में भी है, हवन में भी है, गोकास्ट का उपयोग लोहड़ी में भी है। अभी तो हमने, जैसे मैंने कहा ना, इंडस्ट्रियल बॉयलर भी चलने लगे, इंडस्ट्रियल बॉयलर भी चलते हैं। मैं आपको एक होली का एग्जांपल दे दूं। बीच में क्या हुआ था, भोपाल से मेरा ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं शायद भोपाल छोड़ के किसी दूसरी सिटी में चला जाऊंगा। ओके। तो मेरे मन में आया कि कहीं यार ये गोकास्ट का काम बंद ना हो जाए। ओके। तो मैंने, हमारे जो गोकास्ट की टीम थी, मैंने उनसे बोला कि भाई कहीं मैं चला ना जाऊं, एक काम करते हैं, एक गोकास्ट की टीम बना देते हैं, गौशाला और शमशान घाट, इनकी गोकास्ट की टीम बना दी। ओके। तो रेगुलरली उसी गौशाला से वो शमशान घाट पे जाते हैं। चलता रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। मैं एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर आपसे, समझने के लिए, स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए। एक इंसान को जलाने के लिए कितने केजी, उसका तुलना क्या है, कितना इस्तेमाल होता है और कितना ये इस्तेमाल होता है? एक व्यक्ति को यदि हम लकड़ी से अंतिम संस्कार करेंगे तो लगभग 4 कुंटल। 4 कुंटल ज्यादा हो जाए तो 4.5 कुंटल जाता है, तो 4000 केजेस। 4 से 5 कुंटल के बीच मान लो आप, 5 नहीं जाता, लेकिन 4-5 में बोलना पड़ता है कि 4-5 कुंटल, क्योंकि लोग कई बार एक्सेस में भी लकड़ी लगा देते हैं। लेकिन गोकास्ट से जब हम अंतिम संस्कार करेंगे तो 2.5 कुंटल ही लगता है। ओह, वेरी नाइस। समझे ना? और इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो 4 कुंटल की लकड़ी एक ट्री बनती है। कितनी, हाउ मेनी ट्रीज आर इक्वल टू दैट? मेरा मानना है एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में एक मीडियम आकार का एक पेड़ चला जाता है। ओह, सो दिस इज अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। समझे ना? एक व्यक्ति के, मैं तो हमारी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हम देखते हैं डेली, आज इतने हुए, आज इतने हुए, तो हमें तो सब चीजें पता रहती है। तो मेरे को एक सोच आई आपसे बात करने के बाद। एक इंसान अपने ज़िंदगी में शायद एक भी प्लांट नहीं कर पाएगा, बट ज़रूर वो जाते जाते एक मीडियम साइज पेड़ लेके जाएगा। मैं तो वो व्यक्ति हूँ, हाँ, जब ठंडों में लोग आग तापने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, पिछले साल तुमने कितने पेड़ लगाए? वंडरफुल सर, एक बार तो बता दो भाई, कितने पेड़ लगाए? तुम हंसने लगते हैं। तो मेरा एक सोच आया, विचारधारा, जैसे आपको शेयर कर रहा हूँ मैं, कि शायद इससे इंसान को ये समझ आए कि मैं ज़िंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाऊंगा, बट जाते जाते एक मीडियम साइज पेड़ लेके जाऊंगा। अगर इस चेतना के साथ वो आज ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे हैं, वो ये उनके अंदर ये जागरूक लेके आए
और उनके अंदर ऐसे प्रेरणा हो कि मैं हर साल कम से कम एक पेड़ को मैं प्लांट करूँगा, एक पौधा मैं प्लांट करूँगा। सो इससे भी बहुत अच्छा रियलाइजेशन आएगी। एंड डेफिनेटली वन मीडियम पेड़ अगर एक इंसान लेके जा रहा है अपने अंतिम संस्कार में, तो इससे अच्छा है कि उसको पुण्य भी मिलेगा गो कास्ट इस्तेमाल करने से, देखिए और पोल्यूशन भी बहुत कंट्रोल होगी उससे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म, पेड़ लगाना चाहिए, और सबको लगाना चाहिए। प्लांटेशन बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। पेड़ों को लगाने से ज्यादा जरूरी है पेड़ों को कटने से बचाना। पेड़ तो लगा दिए आपने, डेवलप कर दिए, तो फिर आपने काट दिए उठा के किसी भी रूप में। यस, तो ये जो गोकास्ट है उन पेड़ों को कटने से बचा रही है। सुपर्ब सर। आप ये देखिए, होली आई तो हमारी गोकास्ट टीम ने एक मुहिम चलाई। ये सब माइंड का खेल है। हमने बोला कि पहले पुराने जमाने में गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बनती थी। यस, बनती थी गोल गोल गुलेरी। उसको सुखाते थे, बीच में उसमें होल होता था। उसको फिर एक रस्सी में पिरोते थे, बड़ी माला नीचे रखते थे, छोटी ऊपर छोटी ऊपर। तो ऐसे गाय के गोबर की गुलेरी की होली जलाते। होली का जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता चला गया, लोगों में टाइम नहीं है, कौन गुलेरी बनाए, कौन सुखाए, कौन माला बनाए। अरे चले जाना है भाई, 4 कुंटल लकड़ी ले आना, 5 कुंटल लकड़ी ले आना, गए या किसी पेड़ को काट लिया। तो हमारा सीधा सा मामला ये था कि हमने, हमारी पूरी लोगों ने और हम लोगों के दिमाग में ऐसी मुहिम चलाई कि होली का दहन जो होना है, उस गुलेरी के अंदर भी गाय का गोबर था और इस गोकाश में भी गाय का गोबर है, तो क्यों ना होली का दहन भी हम गोकाश से चले। वंडरफुल। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो गोकाश से होली का दहन करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। वेरी नाइस। आज आईएसए एसोसिएशन का एक गेस्ट हाउस है, वहां से वो लेने आ रही मेरे पास, वो वहां पे आए कि सर हमें गोकाश से होली जलाना है। तो उन लोगों ने बताया सर आज ब्यूरोक्रेसी नहीं, हमें गोकाश से ही होली का दहन करना है। वेरी नाइस। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आके भोपाल में माता मंदिर पे बैठ के लोगों को गोकाश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और स्वयं भी होली का दहन गोकाश से कर रहा है। वेरी नाइस। देखिए प्रदेश का मुखिया भी इस बात में आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी आ रही है, आम पब्लिक भी आ रही है। एक जमे जब 19-20 ट्रक खड़े होते थे लकड़ी के, आज स्थिति हो गई कि वो खत्म हो गए, खड़े होने की जरूरत नहीं है भोपाल में। यस राइट, वेरी नाइस। अब बात भोपाल की ही नहीं है, अब तो बाहर भी होने लगा है। ग्रेट। अब ये चीज देखिए, अब ये चीज रुकेगी नहीं, अब ये फैलनी है। और मेरा तो ये मानना है कि मैं ये साउथ में आया हूँ, हैदराबाद में आपके सामने बैठा हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि साउथ के अंदर मंदिरों में जो भोग प्रसादी बनती है, वंडरफुल सर, वो यदि हर मंदिर में गौ माता है, यस यस, गोबर निकल रहा है, एक गोकाश की मशीन लगा के, और उससे हम यदि भोजन प्रसादी बनाए और भगवान को भोग लगाए, तो इससे ज्यादा क्या अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, आप इसमें सहयोग करिए। नहीं, 100% बहुत अच्छा सोच है आपका, क्योंकि हमेशा भगवान का भोग, यहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं दक्षिण के, सारे लकड़ी में ही बनते हैं, और ये पीतल के बर्तन में, ब्रास के बर्तन में बनते हैं। तो अगर गोकास्ट से अगर बनाए जाए तो इससे बढ़कर समर्पण करना चाहता हूँ इस काम के लिए। वो वंडरफुल सर, आपका ये सोच ही बहुत अच्छा लगा मुझे। उससे द्रव्य शुद्धि भी होगी और स्वाद भी मिलेगा। देखिए तो, हाँ देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, गैस पे रोटी बना लीजिए, लकड़ी पे रोटी बना लीजिए चूल्हे में, और उपलियों पे गोबर के उपले या गोकाश में नहीं मेरी आपको अंतर स्वयं टेस्ट में पता चल जाएगा। मेरा पर्सनल अनुभव है इसका, मैं खुद ही उपलियों पे बनाया हुआ खाना, उस पे ऊपर बनाया हुआ दाल का मैं पर्सनली फैन हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। वेरी नाइस सर। तो 2 चीज़ आपने बता दी, एक अंतिम संस्कार में चेंज लेके आए, होली का, और होली के लोहरी होली वहाँ पे आपने चेंज लेके आए। अभी आप दक्षिण के बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं, वहाँ पे वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल, ये होना चाहिए, और हम आपके साथ हैं इसके लिए। तीसरा मैं ये जानना चाहता हूँ आम जनता के लिए, मेरे लिए, आपने जो फर्नेसेस में यूज़ करने का फॉर कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये कहाँ कौन से इंडस्ट्रीज में इसकी उपयोग होती है और उसका क्या लाभ है? देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे जो बॉयलर होते हैं उसमें इसका उपयोग हो रहा है, जिससे कि स्टीम जनरेट हो, और स्टीम का यूज इंडस्ट्री के अंदर कई रूप में होता है।
अभी एक छोटा सा प्रयोग किया है हमने। ओके। हमने सोचा सब जगह हो गया इसका उपयोग, क्यों ना पावर जनरेशन में भी इसका उपयोग करके देखें। वाव। तो भारत सरकार की पावर मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए 10%, चाहे कोल है, जो भी चीज से आप बिजली बना रहे हैं, उसका रिडक्शन करके बायोफ्यूल्स का यूज किया जाए। ये तो बहुत बड़ा काम होगा सर ये आपका। फिर मैंने कहा रूल्स तो बन गया, कुछ इम्प्लीमेंट तो हो जाए इंडिया के अंदर। अब समय आ गया है। हमेशा ना डीजल रहेगा, ना पेट्रोल रहेगा, ना कोल रहेगा। लेकिन मैं आज बता दूं, गौ माता इस धरती पे हमेशा रहेंगी, 100% गोबर हमेशा रहेगा। 100%। सर मुझे एक और आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो हमने एक भोपाल के पास बुधनी करके एक जगह है, वहां पे एक वर्धमान इंडस्ट्री है, उसका कैप्टिव पावर प्लांट है। हमने कोयले का 10% रिडक्शन करके, गो कास्ट का उपयोग करके 17 से 19 मेगावाट बिजली बनाई। ओके। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। वंडरफुल। इस तरीके से काम, मैं ये सक्सेसफुल रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोयले का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट बन सकता है या सिर्फ पार्शिक सब्स्टिट्यूट बन सकता है? मैंने आपसे एक चीज बोला था जब इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले, मैं कोई भी चीज नॉन साइंटिफिक नहीं करूंगा। ओके। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मेरी पूरी टीम थी ऑफिस की, तो मैं कंट्रोल रूम में गया। कंट्रोल रूम में मैंने जाते ही बस एक चीज पूछी उनसे कि ये जो गोकास्ट हमने डाली है कोल के साथ, ये क्या रिएक्ट कर रही है। तो वहां पे 2 इंजीनियर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला सर गोकास्ट कोल की तरह रिएक्ट कर रही है। देखिए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही उन्होंने बोला कि गोकास्ट कोल की तरह रिएक्ट कर रही है। मैंने कहा अब तो हम हिंदुस्तान जीतेंगे। अब हम हिंदुस्तान के पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का बहुत बड़ा काम करके ही रहेंगे। वंडरफुल सर। तो ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल बन सकता है? अभी हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट सब्स्टिट्यूट बन सकता है, क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। बट एटलीस्ट एक डेफिनेटली एक पार्शिक, मतलब जैसे अभी बायोडीजल का भी यूसेज, यू नो, सम लेवल ऑफ डीजल के अंदर ऐसे हो सकता है। मतलब एथेनॉल की बात चल रही है। देखिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाना ही पड़ेगा। यदि 50% कोल और 50% ये भी चल जाए, अब वो अभी तो हमने 10% पे किया है, नेक्स्ट फ्यूचर में देखेंगे। बट आप सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है। ओके। एंड आप मतलब आप डेफिनेटली इस प्रयास में आगे जा रहे हैं, बट इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है सर? जैसे बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन जिन गौशालाओं में गोकास्ट बन रही है, वो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो गई। आप समझ रहे हैं ना। आज हिंदुस्तान की गौशालाओं की आप स्थिति देखेंगे, बड़ी दयनीय स्थिति रहती है। ओके। देखिए सरकार सहयोग करती है, मैं उससे 100% एग्री हूं, लेकिन जिन जिन गौशालाओं में गोकास्ट बन रही है, आज उन गौशालाओं को चारे की दिक्कत नहीं है, आज तो वहां गुड़ खिलाया जा रहा है। ये आपको कहने में अतिशयोक्ति लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, आज उनको गुड़ खिला देते हैं, चारे में मिला देते हैं, और जो नमक के जो बड़े बड़े डेले आते हैं वो रखते हैं कि गौ माता नमक को चाटे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस। वहां पे मेडिकल के डॉक्टर भी आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी है। जिन कच्चों में देखिए रोड पे गाय क्यों मिलती है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि रेनी सीजन में पानी भर जाता है, तो वो रोड पक्की इसलिए गाय गौ माता वहां पे आ जाती है। तो उन गौशालाओं में पक्के प्लेटफॉर्म बन गए हैं, पक्की फर्शी लग गई है, उनके ऊपर रबड़ की सीट डल गई है, जिससे वो बैठे तो वो छिले नहीं। लेकिन काय से हो रहा है? जब पैसा आ रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जब गोका से पैसा आ रहा है तो वो ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज हिंदुस्तान की सब गौशालाओं में ऐसा हुआ है, सिर्फ उन गौशालाओं में ऐसा हो रहा है जहां ये गोकास्ट बन रही है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जो गौशाला गोकास्ट बना रही है, ओके, इससे इनडायरेक्ट में भी कई चीजों का फायदा हो रहा है। कैसे? जैसे गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं दे रही, छोड़ दिया रोड पे, उसके बाद भी दिन में भी छोड़ दिया रोड पे, पकड़ा ही नहीं, वो घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन होता क्या है, गोकास्ट के लिए गोबर चाहिए। एक गाय लगभग 11, 12, 15, 10 से 15 केजी गोबर देती है।
यस एक नॉर्मल गाय जो अच्छी हेल्दी गाय होती है वो तो 20 केजी तक भी देती है। तो अब उसको क्या है, गौशाला वाले को गोबर चाहिए गोकाश बनाने के लिए, तो वो बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती उसको भी चारा खिला रहा है। तो हमारी तो गौ सेवा हो रही है ना, गौ माता का संरक्षण हो रहा है। 100% जो घूम रही है उनको भी पकड़ के ले आता है। 100%। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था, एक मचान वाले बाबा थे मथुरा में, पेड़ से आशीर्वाद देते थे। तो उनसे किसी ने बोला था कि हिंदुस्तान का उद्धार कब होगा, ओके सिरमौर सर्वश्रेष्ठ ताकत कब बनेगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर गौ माता का उद्धार हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान सिरमौर बन जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल सर, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है। वेरी नाइस सर। तो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें फाइनली थर्मल पावर प्लांट में भी आपने सब्स्टिट्यूट की तरह एटलीस्ट 10% से कोशिश किया। अगर यदि ये आगे आपकी ये जो प्रयास आगे बढ़ेगी और ये 10% के जगह 20-30 आगे जाएगी तो बहुत सारा गोकास्ट की यूज़ होगा, क्योंकि वैसे भी कोल इज़ अ डिप्लीटिंग रिसोर्स, तो डेफिनेटली इससे गौशालाओं की बहुत उद्धार होगी। और जो ओपन ईट भट्टे होते हैं उसमें भी इसका उपयोग चालू हो गया। ओके, जो छोटी गोकास्ट है वो लेके जा रहे हैं ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में हो रही। और मतलब हमने थर्मल पावर प्लांट, ब्रिक, और क्या क्या हम कौन से इंडस्ट्रीज के बारे में और सोच सकते हैं? देखिए जहां आपको बॉयलर जो स्टीम जनरेट कर रहा है, जहां जहां आप लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, वहां वहां आप गोकास्ट का उपयोग कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें 2 चीजें हैं जो मैंने एक स्टडी करी है। इसमें गोकास्ट में 8% के करीब मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। 8% मॉइस्चर कंटेंट, लकड़ी में कम से कम 14% के करीब मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, और कुछ में तो 24 भी चला जाता है। चूंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो मॉइस्चर कंटेंट होने से उसमें कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल नहीं हो पाता है। यस यस। गोकास्ट में मॉइस्चर भी कम है, और गोकास्ट के अंदर एक होल होता है, आप देखिएगा। यस यस, एक होल होता है। तो आपको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन तो अपने आप रिड्यूस होगा ना। सुपर्ब, वेरी नाइस सर। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स चर्चा की, तो फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूज़, थर्मल पावर प्लांट से लेके मंदिरों में यूज़ करने से लेके डेफिनेटली शमशान घाट में यूज़ करने से लेके होलिका तक, और किसी चीज़ को हमने मिस किया? हाँ, मेरा ये मानना है। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, सिर्फ गौशालाएं तो बना ही रही हैं, जो जेल है, सेंट्रल जेल, वहाँ जेल के अंदर भी एक गौशाला होती है। ओके। तो उस जेल के अंदर जो गौशाला होती है, भोपाल जेल में एक मशीन लगी, एक नरसिंहपुर जेल में गोकाश बन रही है। और गोकाश कौन बना रहे हैं? कैदी बना रहे हैं। वेरी नाइस। उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो कैदी बना रहे हैं, और वो गोकाश आ जाती है शमशान घाट पे। तो जैसे भोपाल गोकाश जब शमशान घाट पे आएगी तो वो जनरली छोला शमशान घाट पे बेचते हैं। तो वहाँ से हमारे हेमंत अजमेरा जी, सत्यनारायण जी, वो वहाँ से उसको परचेज करके उस जो आपका जो जेल है उनको पैसा देते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, गोकास्ट जेलों के अंदर भी बन रही है। एक चीज जो नरसिंहपुर जेल में बहुत अच्छी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जो माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ यमुना में हम दीपदान करते हैं। हाँ जी। जब हम दीपदान करते हैं तो प्लास्टिक की कटोरी, थर्माकोल की कटोरी, इनके अंदर करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे जो रिवर की डेफिनेशन है, फ्री फ्लोइंग वाटर, उसको दिक्कत क्रिएट करती है और एक पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो उसमें क्या किया है, गाय का गोबर, रिजेक्टेड दाल का चूरा और दलिये का चूरा जो मिल से निकलता है, मतलब वो यूजफुल नहीं होता, वो गोबर में मिलाया और उसके फ्लोटिंग दीपक बनाए। वेरी नाइस। उन दीपकों को आप नदी के अंदर दीपदान करने के लिए छोड़ दीजिए, दीपक जलता रहेगा, आपका दीपदान हो गया, आपकी आस्था भी पूरी हो गई, और बाद में उस पूरे दीपक को मछलियां खा लेती हैं, तो कोई प्रकार का पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। वेरी नाइस। और हमारे धर्म में तो बोला है, मछली चींटी को कुछ खिलाने से वैसे ही पुण्य मिलता है। तो ये चीजें हैं, देखिए हमको वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को कन्विंस से अच्छा
कि उनके अंदर ये यहाँ दो चीज हो रही है, एक पुण्य भी मिल रही है धर्म की आस्था से, और एक पर्यावरण की भी फायदा हो रहा है। वही अपन को भगवत गीता का बात पताना है कि तुम्हारे द्वारा एक अच्छा कर्म हो रहा है, 100%। कहीं ना कहीं तुम्हारे भविष्य में ये कर्म तुम्हें फायदा कर जाएगा, तो ये कर लो तुम। वेरी नाइस। आपने एक और चीज बताई अभी, दीपदान का हर पुण्य नदी में, और नदियों की पोल्यूशन 100% इससे कंट्रोल होगी। और कोई चीज? चीजें हैं। ओके। और मेरा मानना है, मेरा वो अंडर पाइपलाइन है। ओके। बट अभी तक ये सब जो भी आपने बताया सब इम्प्लीमेंटेड है? यस, वो मैं उसको मैं साइंटिफिक तरीके से प्रूव करना चाह रहा हूँ, और होगा या नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकता। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो बनती है। यस यस यस। आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, हाइड्रोजन बना दी, फिर मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन की। ओके। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, और एक चीज मैं आजकल मैं काफी देख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करना चाहता हूँ कि गाय के गोबर से किस तरीके से रेडिएशन कम होते हैं, कि तुलसी के पत्ते पे देसी गाय का गोबर लगा के। लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि जब तक मैं उसको प्रूफ ना कर दूं, और जिस दिन मैंने प्रूफ कर दिया उस दिन मेरा इंटरनेशनल पेपर पब्लिश होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला अभी पाइपलाइन के अंदर है, क्योंकि आपने पूछा तो मैंने बताया कि मेरे मन में ये आइडिया है। सुपर्ब, वंडरफुल आइडियाज हैं सर। अभी तक आपने जो कुछ भी किया वही मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, और बहुत अच्छा काम किया। यू आर अ गॉड चूजन पर्सन, भगवान ने आपको चुना है ऐसे अच्छा काम करने के लिए। मैं ये मानता हूँ कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये गोकास्ट का काम या कई ऐसे काम मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैंने किए हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर के द्वारा कराया जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी और मैं करता हूँ, लेकिन करवाने वाला कोई और है। आप समझ रहे मेरी बात? 100%। मैं यही बोलूँगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ईश्वर द्वारा हो रहा है, और इसी तरीके से होता जाए जितना जीवन है, कुछ अच्छे काम। सही कर्मयोगी हैं आप, सब कुछ कृष्णार्पण कर दिया आपने। देश, समाज और पर्यावरण के लिए मैं अपना पूरा जीवन देना चाहता हूँ। वंडरफुल सर, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी आपके साथ ये बातचीत। बट डेफिनेटली भगवान की प्रेरणा से आपने बहुत कुछ किया। अगर यही आपने जो किया हर शहर में इम्प्लीमेंट हो जाए तो ही वहाँ के सारे गौशाला इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और गाय का सबसे फ़ायदा होगा, गाय का उद्धार होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपकी ये जो प्रयास एक दिन हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के काशी तक पहुंच जाए। हो चुकी है। वंडरफुल है। मैं भोपाल से गोकाश लेके गया हूँ, मणिकर्णिका घाट पे अंतिम संस्कार और हरिचंद पे हो चुका है। वंडरफुल। और वहाँ पे एक मैडम है, हाँ, और उनको मैंने नाम दिया है काशी सेविका। ओके, मैंने उनको नाम दे दिया है। ओके। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमारे यहाँ कोई भी आजादी के बाद कोई राजा नहीं है। आपको मैं बताऊं, यस, लेकिन एक राजा का महत्व सब जगह है, वो है डोम राजा, जो मणिकर्णिका घाट पे बैठते हैं। जिसको डोम राजा, मतलब ये हमारे लिखा हुआ है, डोम राजा जिसको अग्नि देगा उसी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं गोकाश लेके गया था, जो सदियों से जो अग्नि जल रही है, सदियों से डोम राजा ने उस अग्नि के अंदर ही गोकाश प्रज्वलित करवाया, और उसी भभूत से मेरा तिलक किया कि अब आप निकल जाओ पूरे हिंदुस्तान में इस गोकाश से अंतिम संस्कार। ये जो अग्नि है वो अखंड अग्नि है क्या? अखंड बरसों से चली आ रही है। वंडरफुल। और उन्हीं के खानदान के लोग बैठते हैं, डोम राजा के। मैं कई बार हो आया हूँ। ये तो मेरा मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट, ये मेरे टारगेट में था, और मैं उसको काफी कुछ इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। डेफिनेटली आप हर जगह भोलेनाथ तक भी पहुंच गए हैं अभी। तो हमारी आशा है कि आप हर शहर में, आपकी ये जो सोच है कि हर व्यक्ति के दिल में जाए कि वो अपने घर वालों का, अपने प्रिय व्यक्तियों की अंतिम संस्कार गोकास्ट से करे। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको। अभी जब अयोध्या में जो अयोध्या धाम है, वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे अप्रोच करी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से। तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, उनका एक कमेटी होती है, उसमें अप्रूवल होगा,
हम्म, तो ईश्वर की आशीर्वाद से आपसे अप्रूवल मिली हम्म, और एक ट्रक भर के गोकाश लेके मैं अयोध्या गया। हम्म। तो अयोध्या धाम में जो हवन हुए हैं, भोजन प्रसादी ओह, हुई है, वो गोकाश से हुई है। वंडरफुल, वंडरफुल सर, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो मतलब जब कह रहे थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, तो भगवान ने मुझे बुला लिया, तुम गोकाश लेके आओ, तुम्हारी गोकाश जलेगी हवन कुंडों में। तो वो वेरी क्या नाइस, चाहिए, अब से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, जितने भी आपने किया। वंडरफुल सर। सारे गौशाला आत्मनिर्भर हो और सारे गौशाला इंडिपेंडेंट हो फिनेंशियली, ताकि किसी के दान की ज़रूरत ना पड़े, और ये गोकास्ट से उनका सारा जो कुछ भी नीड्स है वो चले जाए। मैं आपको एक चीज और बोल देता हूँ, मेरे को हिंदुस्तान की सिर्फ 25% गाय चाहिए। ओके। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको, हम्म, 100% भैंसों का गोबर, हम्म, 75% गाय का गोबर मैं हम्म। बायो फर्टिलाइजर के लिए दे रहा हूँ। मुझे वंडरफुल। 25% गाय दे दीजिए, हम्म, मैं अंतिम संस्कार करवा लूंगा, होली का दहन करवा लूंगा। वो आप समझ रहे हैं ना, हम्म, यदि बॉयलर में यूज होनी है उसमें करवा लूंगा, लोहड़ी जलवा लूंगा, हवन में उपयोग करवा लूंगा, हम्म। जो सिटी और सिटी के आसपास है। वंडरफुल। मुझे 100% गाय नहीं चाहिए, मुझे 25% गाय तो मैं लेके रहूंगा हिंदुस्तान की, हम्म, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 25% गायों से मैं ये सारे काम कर लूंगा और उन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना लूंगा। 100% भैंसों का गोबर और 75% गाय का गोबर मैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको देता हूँ। वंडरफुल। आई एम सो इम्प्रेस सर। तो आपने बहुत कुछ किया है। सो आई विश दैट भगवान आपके साथ दे और ज़्यादा आपके नए नए प्रोजेक्ट्स में आपका सक्सेस हो और आपका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना है। हरे कृष्णा।